नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे। और मैंने मेसोलिथिक के पहले वाले क्लास में आपको पूरे भारत का यानी संपूर्ण भारत के राज्यवार सूची प्रदान किया था। पूरा स्थल का यानी मध्य पाषाण काल के जितने भी साइट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और एक सूची में आपको सारे साइट का विवरण था। और तो उसी क्लास के अंत में मैंने आपको बताया था कि उनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण साइट के बारे में बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और उसके विवरण यानी उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बातचीत करूंगा, विवेचना करूंगा। तो आइए आज उसी के क्रम में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से साइट है जो आपके किसी भी प्रकार के जो जीएस पेपर होता है उस समान अध्ययन के पेपर में अगर इतिहास से प्रश्न पूछा जा रहा है तो खास करके अगर एंशिएंट में मेसोलिथिक से अगर पूछा जाएगा तो कौन कौन सा जगह या कौन कौन सा स्थल है जहां से आपका प्रश्न आ सकते हैं या कौन से राज्य में है वो, तो उसे आइए हम देखते हैं। तो इसको आप देख रहे हैं कि एक पहला ये आप इम्पोर्टेंट रखें, ये राजस्थान में बागौर, उस लिस्ट में भी इसका नाम है बागौर। बागौर से आपका प्रश्न आएंगे ही। आप ये मान के चलें आप जीएस समान अध्ययन का पेपर कर रहे हैं तो या हिस्ट्री का कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप कर रहे हैं, जैसे हायर कंपटीशन अगर दे रहे हैं और हिस्ट्री पेपर इंडियन हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है तो उसमें अगर सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री है और मेसोलिथिक है तो वहाँ से ये प्रश्न रहने का पूरा संभावना बनता है, और जीएस में तो रहेंगे। तो बागौर का जो खोज है ये कहाँ है, अगर प्रश्न होता है कि बागौर किस राज्य में है तो राजस्थान में, और बागौर किस दौर का साइट है तो मेसोलिथिक का। ऐसे प्रश्न बनते हैं, सुमेलित करने वाले प्रश्न बनेंगे, जैसे 4 साइट इसमें से दे दिए जाएंगे और राज्य दे दिए जाएंगे और आपको सुमेलित करना है। उसके बाद हो सकता है इसमें कौन सही है कौन गलत है ऐसे चुनने के लिए भी दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब महत्वपूर्ण साइट है, इसे जरूर ध्यान रखें। तो इसकी खोज बीएन मिश्र, एक आर्कियोलॉजिस्ट बीएन मिश्र ने किए थे 1968 से 70 के बीच, यानी 60 के दशक में इसको खोज किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो ये प्री हिस्ट्री है जिसे 3 हिस्सा में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पहले जो हमारे इतिहासकार थे इसे सारा मिला करके मतलब संपूर्ण रूप से इसे स्टोन एज या पाषाण काल कहते थे। लेकिन बहुत सारे जो खोज जब 1960 के दशक में होने लगे तो उससे एक मतलब विविधता जो आई, उसी से इसका उपवर्गीकरण किया गया, मतलब पाषाण काल के उपवर्गीकरण किया गया और इसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। तो 1960 का दौर भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके वजह से आप समझ सकते हैं कि इसी दौर में काफ़ी सारे खोज शुरू हुए और उपवर्गीकरण का दौर है। तो कब खोजा गया था? ये 1968 से 70 के बीच में। यहाँ क्या क्या मिला? तो पहली बात, बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ टूल्स मतलब सूक्ष्म पाषाण औजार की प्राप्ति हुई बड़ी संख्या में। और आपको कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, हमने बताया है कि अगर सूक्ष्म औजार उद्योग है इसका मतलब इतना ही है कि इसको माइक्रोलिथ इंडस्ट्री जो कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मध्य पाषाण काल के सारे जो टाइप के जो औजार है, जितने भी प्रकार का टूल्स है, वो व्यापक स्तर पर उस जगह से अगर मिल रहा है तो इतिहासकारों ने वैसे जगह को इंडस्ट्री का नाम दिया है। तो इसलिए आप गड़बड़ाइएगा नहीं, सूक्ष्म औजार उद्योग या माइक्रोलिथ इंडस्ट्री का मतलब ये है कि उस जगह से यानी उस पूरा स्थल से काफ़ी संख्या में व्यापक स्तर पर इस दौर का उपकरण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स की प्राप्ति हुई है, कहाँ से? बागौर से, काफ़ी संख्या में। उसके बाद पशुओं की हड्डी और सींग का औजार भी मिला है, दूसरा पॉइंट यहाँ से। तीसरा जो इससे पॉइंट बनता है वो यहाँ पालतू एवं जंगली पशु का साँच मिलता है। जंगली और पालतू पशु का बीच का अंतर है जो आपने पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जिन पशुओं के हड्डी पे कटे हुए का निशान है उसको वैज्ञानिकों ने जंगली पशु माना है, और जिनका कंकाल पर कटे का निशान नहीं है उसे पालतू माना है। तो गाय, बैल, भैंस, भैंसा, हिरन, भेड़, बकरी, कई प्रकार के पशु यहाँ से मिले हैं। तो
कह सकते हैं इसे दो भागों में बांटा गया है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, मकान निर्माण का प्रारंभिक कोशिश और पत्थर के फर्श का निर्माण का कोशिश यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, जरूर पूछेगा। और ये पशुओं की हड्डी पूछते रहता है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है बागोर से कि यहाँ से 3 चरण का संस्कृति मिलता है, विकास क्रम देखने के लिए मिलता है। 3 चरण का मतलब क्या हुआ? 3 चरण का एक चरण तो मेसोलिथिक हो गया, मतलब एक दौर फेज। दूसरा यहाँ आयरन एज के समय का भी एक फेज, एक लेयर मिलता है जो उस दौर में भी मानव थे, उसका भी साक्ष मिलता है। और तीसरा ये प्री हड़प्पा काल से, यानी आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो जब आप उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ। इसके पहले भी कोई सभ्यता थी या उसी सभ्यता या अचानक उभरी है? तो बहुत सारे इतिहासकारों ने उस पर चर्चा की है, उसकी खोज हुई। तो उसमें कहा गया है कि सिंधु सभ्यता कोई अचानक उभरी हुई सभ्यता नहीं थी, बल्कि कोई भी सभ्यता का विकास जो होता है ग्रामीण और कस्बाई से गुजरते हुए होता है। तो उसी के कारण इस जगह जो ये पूरा स्थल है बागौर राजस्थान का, उसको प्री हड़प्पा काल से आहार संस्कृति से जोड़ा जाता है। आहार एक कल्चर है जो प्री हड़प्पा का है, उससे जोड़ा जाता है। तो यहाँ 3 संस्कृति का ये चरण दिखता है। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट है फलक उद्योग। फलक मतलब फ्लैग, जो आपको किस तरह से बनता है वो मैंने पैलियोलिथिक में बताया था कि चोट करके बनता है। तो ये फलक उद्योग, पत्थर का छल्ला, ये जो देखे होंगे आज बहुत फैशनेबल, जो लड़का और लड़कियां हैं ना, वो क्या करते हैं, इसमें वो छल्ला पहनता है, रिंग, किसी भी मेटल का, चांदी का या स्टील का या सोने का, कुछ भी। ये तो इस अंगूठे में आपने देखा होगा उसको रिंग पहने हुए, तो उसको तो छल्ला कहते हैं, उसी को रिंग, छल्ला मतलब रिंग। लेकिन यहाँ पत्थर का छल्ला मतलब अंगूठे में पहनने वाला रिंग नहीं, वो बड़ा सा पत्थर उसमें काटा हुआ बीच से, उस तरह का छल्ला की बात है। तो पत्थर का छल्ला मिला है। फिर कब्र मिला है, कब्र जिसमें सब को लिटाया गया था। उसके बाद मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये जगह को पूरा सांगोपांग खोजा गया है। आप ध्यान रखें, ये एक ऐसा जगह है पूरा स्थल मेसोलिथिक का जो पूरी तरह से खोजा हुआ, विस्तृत खोज किया गया है। तो आप समझिए ये पार्ट 5 चल रहा है। इस पार्ट 4 में मैंने बताया था, तो उसी का ये हिस्सा है, क्योंकि अगर ये नहीं बताया जाएगा तो वो क्लास अधूरा रह जाएगा। तो इसका पूरी तरह से खोज हुई है। तो इतना पॉइंट रखेंगे, बागौर के बारे में काफ़ी है। उसके बाद दूसरा जो साइट है राजस्थान में, राजस्थान झील यानी निक्षेप, ये भी आप ध्यान रखिए, ये राजस्थान में ही है, ठीक है। यहाँ इसके आसपास कई लेसुआ और कई ऐसे जगह जो है वहाँ सूक्ष्म औजार यानी पूरा जखीरा मिला है। औजार का मतलब माइक्रोलिथ टूल बहुत पैमाने पे मिला है, बहुत व्यापक स्तर पे। और सबसे बड़ी बात इसका पॉइंट है जो वृक्षारोपण का सबसे पुराना साइट देता है। वृक्षारोपण का मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ लगता है कि कृत्रिम रूप से मानव ने अपने प्रयास से पहली बार वृक्ष का रोपण किया है। तो वृक्षारोपण का साक्ष कहाँ से? तो सांभर झील निक्षेप से, ठीक है। डायरेक्ट सांभर झील ही पूछेगा तो यहाँ से। औजार तो पूरा कंप्लीट है ही उस एरिया में काफ़ी स्तर पे। फिर आप आ जाइए लघननाज, आप आ जाइए लघननाज, एक महत्वपूर्ण साइट है। ये सांभर झील रेड रंग से आप एक साथ हो गया है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो आप ध्यान रखें कि साइट कहाँ है। और ये है जो लघननाज, ठीक है, ब्लू रंग में जो है ये सब आपका साइट है। लघननाज की जो है काफ़ी मशहूर मेसोलिथिक साइट, और इसकी खोज संकालिया ने DHD संकालिया ने 1941 ईस्वी में किया, ठीक है। ये भी व्यापक स्तर पर खोजा गया साइट है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। तो क्या मिला? 14 मानव कंकाल, सूक्ष्म औजार उद्योग, वही जो माइक्रोलिथ इंडस्ट्री मतलब व्यापक स्तर पे। उसके बाद 8 गर्त चूल्हा, ये गर्त चूल्हा वही गड्ढा खोद करके हल्का सा और पत्थर को जमा करके और खाना बनाने वाला, आग जलाने वाला या मांस भूनने वाला, ये सब जो चूल्हा है इस तरह का चूल्हा। पशुओं की हड्डी और आग से परिचित, मतलब ये जो चूल्हा है वहाँ
पशुओं का जला हुआ हड्डी जो मिला है, उस हड्डियों से पता चलता है कि आग से परिचित हैं और ये लोग थोड़ा खाना को यानी अपने मांस को भून करके खाने लगे हैं। अब इनकी पसंद जो है भुना हुआ खाना है या पकाया हुआ, इस तरह की आदतें इनमें बढ़ रही है खाने की। उसके बाद रेत की ठोस टीले मिले हैं, मतलब वहाँ बहुत सारे रेत के टीले हैं, तो उस टीले से कई टीलों से खुदाई हुआ उसको हटाया गया, तो वहाँ से कई ऐसे साक्ष्य मिले, ये सूक्ष्म औजार और काफ़ी सारी चीज़ें। ये सांस्कृतिक विकास का क्रम भी दर्शाता है। जिस तरह से बागोर जो है 3 चरण को दर्शा रहा था, उसी तरह से लघन नाच भी आगे का मतलब चरण को भी ये प्रदर्शित करता है, तो इसलिए इस सांस्कृतिक विकास का क्रम भी बताता है। अब आ जाएंगे भीमबेद का, काफ़ी मशहूर एमपी में। अब अगला जो साइट है भीमबेद का, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में। तो ये तीसरा नंबर साइट, इसकी खोज BS वाकनकर ने किए थे, जो एक पुरातत्वविद थे, और 1958 ईस्वी में इनके कई सहयोगी थे, काकनर थे और मनोरंजन घोष थे, और ये सब मिलकर के इन्होंने खोजे थे, लेकिन नेतृत्व यही संभाल रहे थे। यहाँ से गुफा चित्र मिला और मेसोलिथिक का लगभग मतलब यहाँ से काफ़ी साइट मतलब इसकी गुफाएं मिली। जैसे इसका संबंध आप देख रहे हैं पैलियोलिथिक से ही चला आ रहा है। पैलियोलिथिक का यहाँ 5 गुफा मिला है। भीमबेटका में पैलियोलिथिक का 5 गुफा और मेसोलिथिक का 450 से भी अधिक गुफा मिला है। फिर वयस्क बच्चे का कंकाल और वयस्क और बच्चे का कंकाल ये सब मिला, और वयस्क और कंकाल जो बच्चे का है उसके गले में एक स्टोन लटका हुआ है, किसी तरह से उसको लपेट करके जो कब्र में मिला। तो इससे पता चलता है कि टोने टोटके की प्रवृत्ति का इतिहासकारों ने का ऐसा मानना है, उन्होंने अनुमान लगाया है। उसके बाद मानव क्रियाकलाप और शिकार आदि, यानी ये जो गुफा चित्र है उसमें उनकी मानव क्रियाकलाप कि किस तरह से आदि मानव उस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो शिकार के पीछे भागते हुए, दौड़ते हुए और उसको तीर चलाते हुए या कुछ प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब गतिविधियां का संबंध भीमबेटका से है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है और अक्सर क्वेश्चन वहाँ से पूछते ही रहता है। अगला आप आ जाइए यहाँ साइट में, वो आदमगढ़, ये भी मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ ये भी कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, MP में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसकी खोज RB जोशी ने किए थे 1964 में। ठीक है, और ये यहाँ से लगभग 25,000 सूक्ष्म औजार मिले। यहाँ से 25,000, यानी हम पूरा माइक्रो इंडस्ट्री जैसा है, मतलब यहाँ व्यापक स्तर पर सामान बनाए जा रहे थे। फिर यहाँ कब्र से जो है कुत्ता मिला है, कब्र का वहाँ कब्र मिला, कब्र समाधान, वहाँ एक कब्र से कुत्ता का साक्ष्य मिला है। इसलिए मेथोलिथिक में पहला कुत्ता का प्रमाण जो है पालतू पशु के रूप में आदमगढ़ से। उसके बाद पशुपालन का प्रारंभिक जो साक्ष्य है आदमगढ़ से, सबसे पहला साक्ष्य। मकान निर्माण की पहली कोशिश, टूटी हुई मिट्टी का दीवार, मतलब ऐसे ही कोशिश किया गया है, उसको दीवार तो नहीं कहेंगे लेकिन इतिहासकारों ने उसे दीवार माना है। तो टूटी हुई दीवार का साज और गोल छल्ला, कुछ उस तरह का पत्थर का गोल छल्ला मिला है, और एक धार फलक, बेक्ट फलक मुख्य इसकी है, मुख्य खास विशेषता इसकी पॉइंट, एक धार वाले फलक, मतलब जो आपको मैंने बताया था कि एक धार वाले फलक, मान लिया ये एक फलक है, ये जो डस्टर देख रहे हैं, तो इसको इस तरफ धार बनाए और इस तरफ नहीं बनाए, तो इस तरफ नहीं बनाएंगे तो अब ऐसे इसको पलटते हैं पकड़ने के लिए, इधर धार है, समझ रहे हैं ना। तो एक धार वाले फलक आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है प्रस्तर इंडस्ट्री तो मिला ही, क्योंकि इतना व्यापक स्तर पर है, तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण साइट। और ये शैल आश्रय है, यानी गुफा पूरा स्थल है, गुफाओं में ये सब चीज़ें और उसके आसपास मिला है। उसके बाद आप देखें 7वां नंबर पॉइंट, अब आ जाइए कहाँ, तो यूपी में सराय नाहर राय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और GR शर्मा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के HOD थे, और इनके नेतृत्व में पुरातत्वविद भी रहे, और इनके नेतृत्व में काफ़ी सारे लगभग UP MP का जितना भी खोज हुआ है उसमें ये लगभग नेतृत्व किए, काफ़ी मशहूर वैज्ञानिक और पुरातत्वविद ही रहे। तो सराय नाहर राय सूक्ष्म औजार इंडस्ट्री एकदम इस तरह से जैसे वहाँ बागोर से आ रहा है वैसा ही लक्षण यहाँ दिख रहा है। 15 मानव कंकाल और
समाधान की व्यवस्था, मतलब किस तरह से उसको लेटाया गया है। यहाँ पूरब और पश्चिम लेटाने की व्यवस्था है। अभी जो आप देखेंगे हिंदू धर्म में खास करके उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके लेटाने की व्यवस्था है, जो सब यानी जो मृत व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पूरब और पश्चिम यानी ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ ये व्यवस्था यहाँ दिखती है। उसके बाद गर्त चूल्हा, गर्त चूल्हा एक जगह कहाँ आया, 8 गर्त चूल्हा लगननाथ से, तो गर्त चूल्हा यहाँ से भी। ओके, फिर सामुदायिक चूल्हा, यानी आज जो सामुदायिक किचन का जो कंसेप्ट चलता है ना कि एक जगह खाना बनता है सामुदायिक रूप से, तो सामुदायिक चूल्हा का प्रमाण भी मिला है। और गर्त चूल्हा, फिर अलग अलग गर्त चूल्हा और ये सारी चीज़ें। फिर झोपड़ी का फर्श, झोपड़ी का निर्माण करने का, झोपड़ी निर्माण और उसके आसपास का फर्श, मतलब झोपड़ी बनाया गया था लेकिन उसके नीचे जो फर्श बचा हुआ रह गया, उसकी प्रमाण मिली। और इसको कहा गया अर्ध अस्थाई डेरा, यानी इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ अस्थाई रूप से तो नहीं रह रहे थे, कुछ यहाँ रहते थे और कुछ अपने शिकार या अन्य ज़रूरतों की खोज में यहाँ से बाहर चले जाते थे। तो इसका मतलब ये था कि इतिहासकारों का कहना है कि जब यहाँ पे अर्धस्थाई वाली जो कंसेप्ट है या संकल्पना है, तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश वाले इस इलाका से सराय नाहर राय जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है प्रतापगढ़ के, तो यहाँ से कहने का उनका अर्थ यही है कि यहाँ आ कर के रहते थे और अपने शिकार के खोज में मध्य भारत वाले एरिया में चले जाते थे, कुछ मैदानी भाग में चले जाते थे और फिर वहाँ से कुछ उनको मिल जाता था, घूमते टहलते अपना शिकार करते, फिर वापस आकर के यहाँ रहते थे। तो अर्ध अस्थाई बस्ती का मतलब यही होता है। तो इतिहासकारों का कंसेप्ट यही है कहना। उसके बाद यूपी में ही चौपानी मांडो, बहुत महत्वपूर्ण साइट चौपानी मांडो। यहाँ से अनगढ़ मृदभांड पोट्री, जैसे आज देखते हैं मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन यहाँ जो मिला वो अनगढ़ है, मतलब ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जैसे तैसे इसने बनाने की प्रारंभिक कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी तरह से इसको पोट्री नहीं कह सकते हैं। और इसी पोट्री पे रस्सी, सरकंडे और बांस का छाप है, मतलब इस जो पोट्री मिला है ना उसी पर बांस, सरकंडे, ये सब का छाप दिखता है, जैसे कोई डिजाइन बनाया हुआ। और प्रस्तर उद्योग तो है ही, यानी पूरी तरह से पाषाण उपकरण बनाने का इंडस्ट्री यहाँ भी। उसके बाद आ जाइए यूपी में तीसरा साइट महदहा। महदहा एक महत्वपूर्ण साइट है जो प्रतापगढ़ जिला में है। और यहाँ से सूक्ष्म औजार का उद्योग, जिस तरह से चौपानी मांडो से सराय नाहर राय से मिला उसी तरह से। फिर यहाँ 28 कंकाल, मानव कंकाल और सींग के बानाग्र, बान का अगले वाला जो हिस्सा होता है, धनुष और बान जो समझते हैं ना, उसका अगला जो नुकदार हिस्सा होता है वो वाला चीज़ यहाँ से प्राप्त हुआ। और पत्थर के रिंग या कुंडल, यही पत्थर के रिंग मतलब छल्ला, और पत्थर के कुंडल जो कान में आप कुंडल पहनते हैं, देखते हैं आज श्रृंगार के रूप में यूज किया जाता है, तो उस तरह का कुछ चीज़ें वहाँ से मिला, जिसको इतिहासकारों ने कुंडल के नाम से संकेतित किया है। तो आप ही समझ गए, महदा महत्वपूर्ण साइट यूपी का, ये आपको सभी है जो यूपी में है। कहाँ है? तो यूपी में, ये भी यूपी में। राजबाइज आप ध्यान रखें, यूपी में। ये भी एक महत्वपूर्ण साइट है दमदमा, यूपी में। यहाँ से 4 साइट को मैंने लिया है, दमदमा यूपी में, ध्यान रखेंगे। यहाँ से 41 कंकाल मतलब 41 मानव कंकाल मिला और त्रिस्तरीय समाधान व्यवस्था, यानी 3 स्तर का, एक व्यक्ति जो शव है वो अकेले दफनाया गया है। फिर दूसरा जो स्तर है कि उसमें 2 व्यक्ति को दफनाया गया है, जहाँ स्त्री और पुरुष का संबंध दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक स्त्री है, उसको कंकाल को जांच किया गया वैज्ञानिक तरीके से, तो पता चला कि एक स्त्री का जो है कंकाल है और एक पुरुष का है। और तीसरा है जो स्तर वहाँ जिसको आप कह सकते हैं कि एक से अधिक है, उसमें 3 लोग को दफनाया गया है। तो यानी एकल समाधान यानी एगो अकेले सिंगल व्यक्ति को, डबल समाधान यानी युगल समाधान 2 व्यक्ति को एक साथ, और ट्रिपल समाधान मतलब एक व्यक्ति नहीं 3 व्यक्ति को एक साथ दफनाया गया। और उसके स्त्रीकरण की जो बात है, तो जो स्त्री और पुरुष का है, तो इतिहासकारों ने तो इतना तक आगे बढ़ गए हैं सोच करके कि उन्होंने इस बात को साच मतलब कहते हैं कि मतलब कहना है उनका कि सती प्रथा का जो आरंभ है वो मेसोलिथिक में दमदमा से है।
बात ऐसी तो है नहीं, इतिहासकारों का अपनी आत्मविवेचना है या उनका एक मतलब सब्जेक्टिव विवेचना है, तो सब्जेक्टिव में तो कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सती प्रथा का संकेत मिल रहा है। नहीं, हो सकता है कोई दूसरा भी कारण हो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि युगल समाधान में एक जो कंकाल है वो स्त्री का है और दूसरा है जो पुरुष का है। तो कहा गया कि पुरुष उसके गुजर गए हैं तो स्त्री भी उसके साथ दफन हो गई, उसके साथ कब्र में लेट गई, तो ऐसा बात है, लेकिन ऐसा विश्वसनीय नहीं लगता है मुझे। फिर यहाँ पीट होल मिला है। पीट होल का मतलब जमीन में गड्ढा जो खोदा हुआ है, उस गड्ढा से तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ कोई झोपड़ी खड़ा करने का प्रयास पहली बार किया था, कुछ गाड़ करके लकड़ियों को। उसके बाद सूक्ष्म औजार इंडस्ट्री कंप्लीट, आप जानिए ये सब जगह से आ रहा है। और फिर बोन मतलब हड्डी, सींग और पाषाण के उपकरण, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ दमदमा से मिला। उसके बाद अब आप आ जाइए यूपी के बाद महत्वपूर्ण साइट बीरभानपुर। ये बीरभानपुर ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। बर्धमान जिला है, उस जिला में ये साइट पड़ता है। और यहाँ से सूक्ष्म औजार उद्योग और पीट होल्स, यानी वही जो दमदमा से स्थिति है कि मतलब ज़मीन में गड्ढा खोद करके झोपड़ी खड़ा करने की कोशिश, और बाकी कई सारे चीज़। हाँ, यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ त्रिकोण और समलंब प्रकार के औजार नहीं मिला है, मतलब उस टाइप का जो लक्षण है मेसोलिथिक का वो ये बीरभानपुर में देखने के लिए नहीं मिलता है, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण, ये तमिलनाडु में, ये टेरी समूह। ठीक है, तमिलनाडु टेरी समूह। टेरी समूह इसलिए है कि टेरी समूह का मतलब बालू का टीला होता है, तो वहाँ कई टीले 12-14 ऐसे टीले मिले हैं, और उस टीले से जो खुदाई किया गया है तो उससे जो औजार मिला, उससे जो प्राप्ति हुई, तो वो उसको सब एक ग्रुप में ही लगभग समान लक्षण दिखते हैं, तो इसलिए उस सारे टीले को एक ग्रुप में रख दिया गया, उसको टेरी समूह कहा गया। तो ये जो तमिलनाडु का ये मेसोलिथिक साइट है, तो ये बालू का टीला से यहाँ पुराने पत्थर का, यहाँ विशेष कारण क्या है कि ये जो क्वार्टजाइट पत्थर जो शुरू हुआ था ना पैलियोलिथिक में, जो लोअर पैलियोलिथिक में, उसकी निरंतरता यहाँ पे है क्वार्टजाइट का। और उसके बाद यहाँ पे चट, ये सब पुराने पत्थर का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। तो कहा गया कि दक्षिण भारत में उस दौर के मानव का निरंतरता अभी बना हुआ है, उस तरह का पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है। तो यही इनकी विशेष खासियत है, खास करके टेरी समूह का। उसके बाद आप आ जाइए जलालहल्ली जो कर्नाटक में है। जलालहल्ली भी महत्वपूर्ण साइट है, और इस सबसे नवीन, मान के चलिए ये पूरे भारत में सबसे नवीन और एकलौता अलग विशेषता रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोमन लिपि में डी अक्षर का तिरछा बाण मिला है। रोमन लिपि जो डी अक्षर का इस तरह का होता है, डी अक्षर का ये तिरछा इस तरह का आकार का यहाँ से बाण मिला है, बाणाग्र, तिरछे आकार का फलक, जो मतलब शिकार करने के लिए पत्थर का ही है। और सफ़ेद क्वार्ट्ज, यानी जो वाइट में प्रकार का जो क्वार्ट्ज पत्थर होता है, उसका औजार यहाँ से मिला, प्राप्ति हुआ। तो ये काफ़ी खास जगह है। अगर पूछेगा कि रोमन लिपि डी आकार के आकार के तिरछा तीर फलक कहाँ से मिला, तो यहाँ से सुमेलित करने वाला हो या वन लाइनर प्रश्न हो या फिर जैसे भी पूछा जा रहा हो, तो जलालहल्ली कर्नाटक से। उसके बाद अंतिम 14 नंबर पॉइंट पे आ जाइए, मोहना पहाड़ी गुफा। यहाँ ये विशेष बात इसका है, अन्य जगह से भी चित्र गुफा है, लेकिन यहाँ से क्या है तो 2 रथों के चित्र है इस गुफा से जो मिला है। 2 रथों का चित्र, रथ मतलब ये जो घोड़े लगा हुआ, जोता हुआ घोड़े जो रथ होता है, उसका चित्र बना हुआ है। मोहना पहाड़ी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ये मिर्ज़ापुर पहाड़ी के बगल में। और वो घोड़ा उस रथ को खींच रहा है, और कुछ लोग जो है उसको जो है एक मतलब तीर और धनुष लेकर के चल रहे हैं। तो इतिहासकारों ने इसे जो है
मतलब संकेतित किया कि ये जो है पैदल सैनिक है। सैनिक ने उस दौर के मानव हो सकते हैं, उस समय सैनिक पता नहीं सैनिक थे, बन गया था या नहीं, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इतिहासकारों ने इसे पैदल सैनिक नाम से संकेतित किया है। तो मानव हो या सैनिक हो, आप बात समझ रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार चलें तो पैदल सैनिक की बात मान लें, और या मानव भी मान सकते हैं कि उस दौर के मानव। तो यहाँ से 2 रथों के चित्र, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि यही सब साइट, जितना भी ये ऐसे साइट हैं जो इस लिस्ट में हैं, इससे प्रश्न आपको घुमा फिरा करके पूछे ही जाएंगे। जब समान अध्ययन का पेपर आप यूपीएससी का दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, आरपीपीएससी दे रहे हैं, तो जहाँ भी आप दे रहे हैं, तो अगर उस स्टेट वाइज से कुछ क्वेश्चन है जो खास करके पूछा जाता है, तो उस हिसाब से भी है। और कभी कभी तो पूरे स्टेट में कहीं से भी पूछा जाता है, क्योंकि जब हम मध्य पाषाण काल का ये दौर पूछा जा रहा है, तो इसमें तो कहीं से भी प्रश्न किया जा सकता है, अगर सिलेबस में है तो ये दौर इतिहास का। लेकिन अब इसमें ये सब ऐसे साइट हैं जिससे अक्सर प्रश्न आपके आते हैं, तो आप इस पर ज़्यादा गौर करें, ज़्यादा ध्यान रखें। और इसके पहले यानी पार्ट 4 में जो मैंने सूची दिया है वो संपूर्ण भारत की सूची है, मतलब उसमें आपको लगभग महत्वपूर्ण वैसे साइट का नाम दे दिए हैं राज्य वाइज, जो किसी भी राज्य के आप छात्र हैं अगर पढ़ रहे हैं और मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो आप देख करके समझ सकते हैं कि मैं अपने राज्य का अगर कोई पीएससी या जनरल कंपटीशन दे रहा हूं, तो हो सकता है इसमें से मेरे राज्य का ये साइट पूछा जा सकता है। और अगर ऑल इंडियन कोई एग्ज़ाम है जिसमें जीएस पेपर दे रहे हैं, चाहे कोई ऑप्शनल पेपर है हिस्ट्री का, तो उसमें से वो सवाल पूछा जा सकता है, उस लिस्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मिलेगा। तो आप समझ गए कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है और इसके पीछे वाला लिस्ट है। तो इसके बाद जो क्लास है एक छोटा सा, वो भी 10-15 मिनट का क्लास होगा, उसमें मैं आपको एक संक्षिप्त सूची और सार संग्रह दे दूंगा मेसोलिथिक का, जिससे आपको एक नज़र भी अगर देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो जगह है वो इस प्रवृत्ति या विशेषता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब ये वाला जगह का मतलब क्या, ऐसे स्थल, पूरा स्थल जहाँ से कॉमन चीज़ क्या मिला, वो कॉमन सूची हम प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे ये सारी बातों को। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है, इसे आप माइंड में ज़रूर रखेंगे और इसे कंसेप्ट से समझेंगे, राज्य वाइज करके फिर कम क्या मिला, क्या महत्व रखता है, और ये विकास के चरण को, मानव के विकास के चरण को दर्शाता है। पैलियोलिथिक में मानव कुछ अलग किस्म के विकास चरण में थे और मेसोलिथिक में कुछ अलग चरण में थे। तो इसी के साथ एक क्लास आज यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और एक छोटी सी क्लास में इसका जो अंतिम पार्ट होगा उस क्लास में मैं फिर आपसे अगले क्लास में मिलता हूं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं, आपने 100 पार कर दिया है, तो 100 पार कर दिया, सेंचुरी लगा दिया है, तो इसे आगे बढ़ाइए और इसे देखते रहिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए, कोई बात आप नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। और इसी के साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको खूब सारा धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ।